हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की और अब जो माहौल बनता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। गुलाम नबी आजाद मौजूद थे उस बैठक में, लीड भूमिका में थे। आज तमाम बारीकियां और डिटेल्स आपके सामने खुद बताएंगे आजाद साहब। आजाद साहब, मीटिंग कैसी रही आपकी? मीटिंग मैंने बहुत सारी मीटिंगें देखी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की, सब दूसरे लोगों की भी, और पार्लियामेंट में भी जब अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग होती है माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। लेकिन इस मीटिंग में मैं दोनों लोगों को क्रेडिट देता हूं। जो लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के, चाहे वो रूलिंग पार्टी को हों, विपक्ष के हों, जम्मू के हों, कश्मीर के हों, नेशनल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हों या रीजनल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हों, उनकी भाषा और उनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग थी, मतलब बहुत अच्छी थी जी। और सरकार की प्रेजेंटेशन और बॉडी लैंग्वेज भी उससे बराबर मैच कर रहे थे। जब मैं स्टेट के लीडरों की या नेशनल लीडरों की जो कल मौजूद थे, फारूक अब्दुल्ला साहब से लेकर सब सीपीएम तक और बीजेपी से लेकर दूसरी पार्टीज तक, अदर पार्टी तक, जितना आक्रोश था ये 2 साल का, गुस्सा था, तो सबको प्रकट किया, सब बताया। लेकिन ऐसा लगा कि तीर लगा भी और दर्द न हुआ। क्या बात है जी। बड़ा बड़ा जब सख्त बोलता है तो सरकार की तरफ से कोई बोलता है नहीं ये भाषा नहीं चलेगी, वो ऐसा नहीं हुआ। और हमने बताया था भाई एजेंडा नहीं है तो हम क्या बात करेंगे, आपको एजेंडा भेजना। तो गृहमंत्री ने बताया एजेंडा जो आप बोलोगे वही एजेंडा है, जो यहाँ पार्टी बोलेंगी वही एजेंडा, इसलिए खुला, और समय भी कोई दिक्कत नहीं है। एजेंडा आपके हाथ में, समय आपके हाथ में, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये रिस्पांस भी रूलिंग पार्टी का बहुत अच्छा था। तो मेरे ख्याल में सभी पार्टीज, मुझसे लेकर और फारूक अब्दुल्ला साहब से लेकर, जो, और मैंने कहा जब जाहिर है बीजेपी ने अपनी डेवलपमेंट बात की, लेकिन कोई ऐसी तीखी बात उन्होंने विपक्ष के बारे में बात की, जो बीजेपी के लीडरों ने भी अंदर बात की, रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने भी नाल। तो सब जो 2005 से लेकर आज तक हुआ, उस पर सब ने बताया। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से 5 ये बताया, हमने आपको अपना गुस्सा दिखाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, सब पूछ लेना चाहिए था। ये मीटिंग 4 अगस्त को भी हो सकती थी, 19 को, 3 अगस्त को भी हो सकती थी, और शायद बड़े प्यार से हो जाता। कुछ चीज़ें आप मानते, कुछ हम मानते, तो रास्ता निकला, लेकिन देर से। लेकिन सब ने अब कहा कि अच्छा पास्ट इज पास्ट। तो हमने 5 आखिर की मेरी पार्टी की तरफ से, हमारी भी पार्टी की मीटिंग हुई थी जिसमें सब लोग मौजूद थे, सीनियर लीडर, कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर मनमोहन सिंह जी से लेकर। हमने जो ड्रॉ की थी कि भाई बाकी चीज़ें तो बोल ही सकते हो जो, लेकिन 5 चीज़ें हमको रखनी चाहिए जो लोग उनके के लिए ज़रूरत। एक यह है कि स्टेटहुड है, ये बहुत ज़रूरी है। स्टेटहुड हमारी सबसे पुरानी स्टेटहुड थी, सैकड़ों साल। बाकी हिंदुस्तान की स्टेटें तो 70-72 साल ही हैं, क्योंकि 650 स्टेटों को मिलाकर 12-13 स्टेटें बनी थी। वो 12 स्टेटें बाद में चाहे 28 बनी हो, लेकिन 47 में तो 12 ही स्टेटें बनी थी। तो लेकिन हमारी स्टेट तो एक ही, उससे कई सैकड़ों साल पहले दी थी, उस वक्त भी एक ही थी और उसके बाद भी अभी एक ही रही। तो उसका मतलब है कि ये टोटली डिफरेंट स्टेट थी और इतनी बड़ी थी। तो इसको आपने क्यों किया है? तो इसलिए हमें स्टेटहुड अपनी वापस दे दो। 370 तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे इस वक्त, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो स्टेटहुड दे दो, और दूसरा इलेक्शन करो, क्योंकि इस समय में हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हॉर्टिकल्चर खत्म हो गया, हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया है, हमारा टूरिज्म ट्रैवल खत्म हो गया है कश्मीर का, और जम्मू में हमारा इंडस्ट्रीज आधी से ज़्यादा बंद हो गई। जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया है। जम्मू का भी पिलग्रम टूरिज्म जो माता वैष्णो देवी का, वो भी आधे से कम हो गया है। और
वहाँ का ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गया है। ये तो जम्मू को भी नुकसान हुआ है, कश्मीर को भी नुकसान हुआ है। ये किसी के न यूटी किसी को रास आई और न ये स्टेटहुड लेने से किसी को फ़ायदा हुआ। तो इसलिए स्टेटहुड, इलेक्शन जी, फिर कश्मीरी जो पंडित है हमारे 30 साल से, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि एक हमारा हिस्सा, एक अगर हमारा भाई डर से, खौफ से, गुस्से भी, जो भी कारण है उनसे स्टेट से बाहर गया है, उसको गेल वापस लाना हमारा काम है। तो सरकार इसमें पहल करे, हम उसके साथ। फिर हमने कहा कि हमारे यहाँ महाराजा के ज़माने से हालात को देखते हुए, जम्मू कश्मीर की लोकेशन को देखते हुए, ज़मीन कोई बाहर वाला खरीद नहीं सकता, नौकरी कोई बाहर वाला अप्लाई नहीं कर सकता था। और उसके कारण थे, महाराजा ने क्यों किया था? क्योंकि एक कोने में है जम्मू कश्मीर, हमारे एरिया चाहे लाखों में हो जी, लेकिन वो सिर्फ 60% तो उसमें पहाड़ है, बिल्कुल बैरन पहाड़। फिर जो बाकी 20-22% है वो जंगल है। तो हमारे रहने के लिए, ज़मीन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सड़कों के लिए, नहरों के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए तो 15% ज़मीन है। तो हम क्या खाएंगे उस 15% में? हम मकान कहाँ बनाएंगे, हम सड़क कहाँ बनाएंगे? अगर आप पूरे हिंदुस्तान को कहो ये ले, हमको यूपी नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है कि जहाँ सबकी सब ज़मीन अवेलेबल है मकान बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, कट के। हमारी तो है ही नहीं, हमारी तो वो सब जंगल और पहाड़ है। तो इसलिए महाराजा ने कहा कि भाई एक लोग कहाँ खाएंगे। और फिर डेड एंड है, कोना है हिंदुस्तान का। दिल्ली में गाड़ियाँ आती जाती हैं, पास होती हैं, हरियाणा से पास होती हैं, हिमाचल से पास होती हैं, यूपी बिहार से पास होती हैं, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ। तो उससे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे कोई नहीं आता, जो आएगा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए आएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी उस वजह से भी नहीं है, उद्योग कोई नहीं है बड़ा जिसमें इतना। तो हमारा गुजारा इसी से होता है कि अपनी ज़मीन है जो थोड़ा सा उसमें पैदा हो सकता है, कोई हॉर्टिकल्चर करता है, कोई एग्रीकल्चर करता है, और नौकरी जो हमारी यहाँ निकलती है, बाहर कौन हमको नौकरी देगा कंपटीशन में? तो ये दो भी लोग हैं तो हम तो बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे। ये हमको वापस दे दो। ये हिस्टोरिकल है, ये कोई आर्टिकल 370 में नहीं है, ये महाराजा हरि सिंह का है 1925 का, और जिसको रिकॉग्नाइज किया उस वक्त की यहाँ। तो आपकी मांगों को प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से सुना। क्या वो समझ रहे थे आप क्या मान रहे थे? एक एक ध्यान से सुना, और आखिर में हमने ये कहा कि भाई जो आपने 2019 में जी 2004 और 5 को हजारों लोगों को पकड़ा, उनको छोड़ देना चाहिए था। ये तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हम मिलिटेंट्स को छोड़ने की बात कर नहीं है, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात कर। तो इस सब कुछ चीज़ें, और मेरे ख्याल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और कुछ चीज़ ऐड करके और इन तमाम चीज़ों को दोहराया और अपने तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए। और कुछ आक्रोश ज़्यादा था। आक्रोश की बात अगर करें आज़ाद साहब, तो जो अभी सुर्खियां बटोर रही हैं, पहले उनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूँ। महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग से बाहर निकलते ही कहा, फिर से दोबारा कहा, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। क्या मीटिंग के दौरान महबूबा मुफ्ती ने एम्फसाइज किया था भारत सरकार की पाकिस्तान से बातचीत को? क्या जम्मू कश्मीर को ट्राइपार्टाइट मामला बनाने की कोशिश उन्होंने की थी मीटिंग के दौरान? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, अब हर आदमी बोलता है तो उसका कितना ध्यान रखता है, लेकिन मुझे जो याद है उन्होंने जो कहा, उन्होंने पाकिस्तान का रेफरेंस अलग ढंग से दिया। अंदर उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे तो उन्होंने एक पहल की पाकिस्तान से बात करने की, अच्छे हालात सुधारने के लिए, और यहाँ तक कि वो खुद पाकिस्तान पहुँच गए। तो एक तो ये रेफरेंस दिया। फिर दूसरा रेफरेंस जो दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण था और कोई ख़राब नहीं था, अच्छा था। दूसरा रेफरेंस उन्होंने कहा कि
मैं भी जब कभी या हम में से कोई कभी कहता है जम्मू कश्मीर का लीडर कि पाकिस्तान से बात करो, तो हम पर डाउट किया जाता है। देखना है कि भाई कोई हम पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, तो ये गलत है। हम कोई पाकिस्तानी सपोर्टर नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो हम जब पाकिस्तान की बात, हम वो खुद की बात करती थी और कुछ और भी अगर करें, हम पाकिस्तान की बात अगर करते हैं कि बात करो, तो वो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए बोलते हैं। हाँ? कोई हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ नहीं, हम जम्मू कश्मीर के अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं बात करो, ताकि हमें कहा जैसे अभी आप लोगों ने बात की पाकिस्तान के साथ और सीज फायर हुआ, तो सीज फायर का फायदा हुआ हमें। हाँ? तो डोंट टेक दिस कि हम अगर कभी ये बात कहें कि पाकिस्तान से बात करो, तो उसका मतलब नहीं है कि हमारी कोई सहानुभूति उनके साथ है या कोई हमदर्दी है या उनका काज हम प्लीड कर रहे हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने पीस के लिए। तो इस तरह से उन्होंने अंदर ये बताया। मैं दरअसल इसलिए आपसे समझना चाह रहा था साहब, तो अंदर की बात अलग है, डिफरेंट है जी, वही इंटरप्रिटेशन अलग है जी, उसमें ठीक है जो उनका बिल्कुल, लेकिन बाहर का इंटरप्रिटेशन तो अलग निकल रहा है। अंदर की इंटरप्रिटेशन किसी को आपत्ति नहीं होती है कि भाई उन्होंने कहा कि ठीक है आपने अभी पाकिस्तान से बात की, सीज फायर हुआ तो हमें लाभ हुआ, देश को लाभ हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस बच गए, हमारा लोग बच गए, कंट्री का लाभ हुआ। तो उन्होंने जो अंदर जिस इंटरप्रिटेशन दे थे दैट वाज इन ए पॉजिटिव कि हमारा कोई उनके साथ सहानुभूति नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हाँ, और हम अपने लिए बात करने के लिए, पीस बाई करने के लिए कहते हैं। लेकिन बाहर क्या उन्होंने कहा आई डोंट नो। आज़ाद साहब, जो उनकी पुरानी बातचीत है, जो पुराने उनके कुछ वक्तव्य हैं कि अगर आपने धारा 370 के साथ कुछ भी किया तो हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, उससे बातचीत करना बहुत आवश्यक है। इस बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति मीटिंग से बाहर निकलता है और कहता है पाकिस्तान से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर ये मसला नहीं सुलझेगा। ये कॉन्टेक्स्ट और जो मीटिंग के अंदर का कॉन्टेक्स्ट है, इसमें तो ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ये दोहरापन आपको दिख रहा है? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने खाली ये बताया कि अंदर क्या बात हुई उनकी। बाहर मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना और पढ़ा मैंने आज पेपर को, तो अंदर की मैं बात करूँगा। तो अंदर उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बताया था कि हम उनको, वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करती, उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है, हिंदुस्तानी है, कट्टर हिंदुस्तानी है, जैसे आप सब लोग हैं वैसे हम हिंदुस्तानी हैं। तो अगर हम उनको बात करने की कहते हैं तो उनकी हिमायत में या उनकी सहानुभूति के लिए नहीं कहते हैं, हम पीस, उससे हमको सबसे फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होता है। एक मसला तो आपने सुलझा दिया। अब एक और बड़ा मसला उमर अब्दुल्ला साहब का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि धारा 370 को पहले बहाल कीजिए, 35A को आप पहले बहाल कीजिए, रिस्टोर कीजिए, जम्मू कश्मीर कार्डर को रिस्टोर कीजिए, उसके बाद आप नॉर्मलसी की बात कीजिए। मीटिंग में क्या इस तरह की बात उन्होंने कही थी? क्या फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस तरह की कोई बात मीटिंग में कही थी? नहीं, इस तरह की तो बात नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में फाइट करेंगे, तो वो तो नॉन पोजीशन नहीं, वो तो नॉन पोजीशन, और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता है ना जी, उसमें कैसे किसी को रोकेंगे? क्या मीटिंग में किसी ने कहा कि धारा 370 को बहाल कीजिए तभी पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कहा। सब पार्टी ने, जैसे हमने शुरू में ही कहा था, आई वाज फर्स्ट स्पीकर, तो मैंने कहा भाई दो बड़े मुद्दे हैं जो उस वक्त, जो दो बड़ी घटनाएं हुई लॉ के वक्त, और ये एक था आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और दूसरा का स्टेट का डिवीजन एंड नॉट ग्रेडिंग। तो चूंकि 370 पर मैं कोई व्यूज़ नहीं देना चाहता हूँ, न मेरी पार्टी के अभी कोई व्यूज़ है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सब जुडिस है, तो जो सब जुडिस है उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। तो लेट मी गो टू स्टेट हुड, वो क्यों ज़रूरी है उसके मेरिट बताया। लेकिन कई पार्टीज ने, कई लोगों ने कहा है कि जो मैंने लाइन ली थी, कई पार्टीज ने, कश्मीर के, मैं जम्मू की बात नहीं, कश्मीर के लोगों ने कहा कि ये ठीक है कि सब जुडिस है तो इसलिए कुछ नहीं करना चाहिए। बल्कि कई लीडरों ने ये भी बताया सुप्रीम कोर्ट बड़ी काइंड है कि वो एक्शन नहीं ले रही है। हाँ, तो हमारे अपने व्यूज हैं, लेकिन हम एक्सप्रेस पब्लिकली नहीं कर सकते जो भी करना है। तो कई पार्टीज ने, महबूबा में नहीं, और कई लोगों ने कहा कि भाई हमारे जानते हैं सब ये आर्टिकल 370 हुआ, लेकिन यहाँ उससे कहने का फायदा नहीं, जो भी करना होगा हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तो फिर ये जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमर अब्दुल्ला ने जो बातें कही,
पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 370 की बहाली की बात करना या फिर स्टेटहुड को 370 से जोड़ना, तो ये तो अलग बात हो गई ना। मीटिंग के अंदर आपने कुछ और कहा, बाहर निकलकर कुछ और कह रहे हैं। देखो, अब लीडर्स की, हम तो अंदर की बात करते हैं कि अंदर बहुत अच्छे वातावरण में होंगे जी। दोनों तरफ से लीडरों ने भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया और सरकार का रिस्पांस भी बहुत पॉजिटिव था। तो कोई ऐसा टकराव वाली बात अंदर नहीं हुई, बल्कि ब्रिजेस बिल्ट करने की बात हुई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की और दोनों तरफ से जी। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि सब खुश थे कि मीटिंग बहुत अच्छी रही, एक शुरुआत अच्छी हुई। मिलिटेंसी को लेकर जिस तरह से टेररिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इस पर कोई चर्चा हुई? नहीं हुई ना, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बताया। नहीं, मिलिटेंसी पे तो सबने कहा कि भाई अब हालात अच्छे हैं, बेटर हैं, मिलिटेंसी कम हो गई है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर द इलेक्शन। मिलिटेंसी कम हुई तभी तो संभव हो पाया ये बीडीसी और डीडीसी इलेक्शन होने। तो जब वो हो गए, वो तो ज़्यादा इंटेंसिव है, गांव तक जाते हैं कैंडिडेट, हज़ारों में कैंडिडेट होते हैं, ये तो कुछ 90 कैंडिडेट हैं, तो इसलिए वो करें। तो मिलिटेंसी सब लीडरों ने की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा बात की। देखो मैं कहा कि देखो हज़ारों लोग मारे गए हैं मिलिटेंसी में, कई माओं ने अपने हज़ारों बच्चे खो दिए हैं, और माओं की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई बच्चा मरे मिलिटेंसी के लिए, लेकिन निकला क्या है? हज़ारों बच्चे मरने के बाद निकला क्या है? कुछ नहीं निकला है, पीछे ही चले गए हैं। तो इसलिए आओ आप हम सब मिलके इस मिलिटेंसी को ख़त्म करना चाहिए, वातावरण बनाना चाहिए, काम इकट्ठे करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि यही लीडरशिप के जो जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ हैं, कोई नई तो बनने वाली हैं, जो भी पार्टीज़ हैं जम्मू की या कश्मीर की लीडरशिप, इनके साथ मिलके ही हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वातावरण ठीक हो जाए और जो मिसट्रस्ट है उसको ख़त्म किया जाए, और ये दिल्ली और यहाँ के दिलों की नज़दीकियों में बदल दें। दिलों की दूरियां, लाइन तो बहुत अच्छा था, दिलों की दूरियां खत्म की जाए, एक नई शुरुआत की जाए। आज़ाद साहब, एक और मसला है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीलिमिटेशन की जो पूरी प्रोसेस चल रही है, ये पहले नहीं चलनी चाहिए। क्या उन्होंने मीटिंग में भी इस बात को कहा था? नहीं, उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने कहा, उमर साहब ने कहा, और वो हम सब का पॉइंट था, वो हमारा भी पॉइंट था। मैंने चाहे उस पॉइंट में नहीं डाला जी, लेकिन वो हमारा भी पॉइंट था कि भाई असम के बारे में, बल्कि 3 मैंने तो उसमें और थोड़ा अध्ययन और ज़्यादा किया था। मैंने मिजोरम वालों से भी पूछा, मणिपुर वालों से पूछा था, मैंने अरुणाचल वालों से भी पूछा था मीटिंग कि भाई हमारे यहाँ उन्होंने डेफर कर दिया है। तो लेकिन 5 पॉइंट में मैंने उसको फिट नहीं समझा कहने के लिए, लेकिन मुद्दा हम सब लोगों का था कि भाई अगर नॉर्थ ईस्ट में आप उसको इलेक्शन से पहले पोस्टपोन कर सकते हो, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हो? हमारी तो ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ तो 2-3 साल पहले विधानसभा होनी चाहिए थी, वहाँ तो टाइम पे ही हो रही थी जी। तो हमारे इलेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसका, और उमर साहब ने उठाया उस पर, लेकिन बाकी लोगों ने भी उठाया था, लेकिन उसका उत्तर होम मिनिस्टर ने दे दिया, और मेरे ख्याल में बाय एंड लार्ज सब उस उत्तर से सेटिस्फाई हुए थे। अपने जब जवाब दे दिया तो होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई असम में और यहाँ फ़र्क है, जम्मू कश्मीर में। असम में कोई सीट विधानसभा की न बढ़ी है न घटी है, लेकिन यहाँ स्टेट के डिवीजन से के बाद जम्मू और कश्मीर की 7 स्टेटें बढ़ गई है जी। तो ये जो 7 स्टेटें, ये 7 स्टेटें कहाँ बढ़ी? एक तो 4 लद्दाख से बढ़ गई, और 2 हमारी रिजर्वेशन होती थी वुमेन्स के लिए, वो खत्म की, तो 6 तो वो बढ़ गई, और 1 वैसे बढ़ा दिया, क्योंकि 6 अगर बढ़ती तो वो 89 होती, तो ना इधर का नहीं, तो उसको राउंड अबाउट 90 किया। तो 7 सीटें बढ़ी हैं, तो इलेक्शन करेंगे तो ये 7 लोग कहां से लड़ेंगे? हाँ, इनके लिए तो कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढना पड़ेगी। तो इन 7 के लिए तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगी, इसका कटेगा, उसका कटेगा, इसका कटेगा, और ये 7 सीटें निकलेंगी। तो आई थिंक एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विद दैट कि उसका तो आंसर है नहीं। या तो हमको कहना पड़ेगा कि हमको 7 सीटें चाहिए नहीं, बट आई डोंट थिंक दैट एनी पॉलिटिकल पार्टीज कैन अफोर्ड, क्योंकि बाकी स्टेटें तो लड़ते हैं यहाँ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारी सीटें बढ़ाओ, तो आई डोंट थिंक जम्मू कश्मीर में कोई रीजनल या नेशनल पार्टी ये कहती कि हमको 7 सीट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज छोटी हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़ी हो जाती है, उसको मॉनिटर करना मुश्किल है। नहीं, जब बनी है उससे 4 गुना 5 गुना आबादी बढ़ी है, तो इतनी बड़ी आबादी को कैटर करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में वो जो एचएम का जवाब था वो बड़ा सेटिस्फैक्टरी था। लेकिन जो बाहर निकल कर आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाहर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भाव था वो ये था कि आप डिलिमिटेशन करके हम पर नकेल कसना चाहते हो, आप ये मत करो, पहले इलेक्शन कराओ फिर डिलिमिटेशन कराओ। ये उमर अब्दुल्ला साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, जो कि बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है जो आप अभी बता रहे हैं उससे। खैर चलिए, मैं ज़रा अब और चर्चा आगे बढ़ाएं। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी के एक हलके के कुछ लोगों ने इस तरह के ट्वीट्स किए या इस तरह की बातें कहीं जिसमें ऐसा लगता था कि 370 की बहाली का जोर दिया जा रहा है। जब स्टेटस को एंटी की बात चिदम्बरम साहब करते हैं, जब CWC की जो 7 तारीख को जो रेजोल्यूशन आया उसमें बहुत निंदा की गई थी 370 को डाइल्यूट करने को लेकर, आज कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा। आज हमारा यही स्टैंड है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जी, तब तक उस पर कोई चर्चा नहीं करते, मतलब पब्लिक में कोई बात नहीं कोई लेकिन आप उसके साथ खड़े हैं। वो पब्लिक में, टेलीविजन क्या पब्लिक का बाप है। तो टेलीविजन तो पब्लिक का बाप आदम है। अच्छा साहब, वो तो करोड़ों में जाता है। अब डिलिमिटेशन से कुछ पार्टियों को इस बात को थोड़ा डर लग रहा है कि अगर डिलिमिटेशन हुआ और जम्मू के क्षेत्र की सीटें बढ़ गई तो घाटी की सीटों के बराबर हो जाएंगी, तो घाटी में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का दबदबा है वो शायद नहीं रह पाएगा। क्या ये लोगों के दिल में डर होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में ये कहाँ बढ़ेगी, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि एक ही रीजन में बढ़ेंगी। एक आध सीट का फर्क ऊपर नीचे हो सकता है। जब बढ़ेंगी तो वो तो आबादी के अनुसार बढ़ेंगी जी, और नीड के बाद और टोपोग्राफी के हिसाब से बढ़ेंगी। अलबत्ता दूसरा एक शक था, मुझको भी था, दूसरी पार्टीज को भी शक था कि कहीं ये अपने हिसाब से नहीं बनाए कि भाई ये 7 सीटें हैं जो बीजेपी को सूट करती हैं। तो हम लोगों ने उठाए नहीं वो, लेकिन एचएम तक कहीं न कहीं से बात पहुंच गई थी। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि भाई बहुत लोगों को समझता है कि हमारे जो कमेटी बनी है, ऑफ कोर्स हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों की पार्टी का जो मेंबर है उसमें कोई हमारा मेंबर ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ लोकसभा मेंबर कर दिया। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ये बनेगा वो बनेगा ये बनेगा, जिसमें हर पार्टी को मिलता था। तो उन्होंने कहा था, मैंने सुना है कि भाई लोगों को ये मालूम है कि कोई जो डिलिमिटेशन कमेटी है ये कहीं कमरे में बैठ कर डिलिमिटेशन नहीं, ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसीजर है पुरानी गवर्नमेंटों ने बनाया है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो डिलिमिटेशन इलेक्शन में ये भी कारण है कि ये समय लग रहा है कि आपको मालूम नहीं, डिलिमिटेशन कमरे में नहीं होनी है, इनको डिस्ट्रिक्टों में जाना है, डिलिमिटेशन कमीशन को ब्लॉकों में जाना है, इनको पंचायत में जाना है, और पंचायत में पब्लिक हियरिंग करनी है। तो उस पब्लिक हियरिंग में हम क्या करेंगे कि भाई इधर काटो या, तो उसमें जो नेचुरल प्रोसेस होता है कि भाई दरिया के पार ये रहेगा, दरिया के पार दूसरा रहेगा, जो हमेशा होता है, उस पहाड़ के इधर जाएगा, उस पहाड़ के पीछे आएगा, तो वो दैट विल डिपेंड ऑन द टोपोग्राफी एंड एरिया एंड साइज। तो उसमें जो नाम्स फिक्स हैं उसके अनुसार होगा। गवर्नमेंट हैज नो रोल एंड कमेटी हैज नो रोल, बिकॉज देयर विल बी पब्लिक हियरिंग जी। तो और उसी की वजह से ये इलेक्शन भी विलंब हो गए, क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं हो रही है और ये पब्लिक हियरिंग पॉसिबल नहीं था कोविड में। तो लेट अस प्रे कि कोविड खत्म हो जाए तो पब्लिक हियरिंग शुरू हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अगर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल गृह मंत्री अमित शाह के संबंधित, जब 2019 में धारा 370 को डाइल्यूट किया गया और स्टेट का डिवीज़न हुआ और यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद गुपकर समूह खड़ा हुआ और गुपकर समूह को कई बार अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, और इसमें गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका को एक बहुत अलग तरीके से गुपकर समूह के नेताओं ने प्रस्तुत करने की कोशिश की कि बहुत हार्डलाइनर हैं, पूरी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, गुपकर समूह को बदनाम कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई भाव
इस मीटिंग में दिखा जहां नहीं, वो सब चर्चा हुई। ग्रुप ने बताया कि हमको आरोप लगाया गया, हमको चोर कहा गया, हमको ये सब चीजें बताई उन्होंने जी। लेकिन उसके बाद बात ये हुआ ना कि लेट अस फॉरगेट द पास्ट। उन्होंने भी, जिन्होंने बोला उन्होंने भी कहा कि वी आर फॉरगेटिंग, वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल की मीटिंग में उन्होंने आक्रोश दिखाया, लेकिन सब कहा कि लेट अस फॉरगेट दिस पास्ट। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा फॉरगेट द ओल्ड थिंग, लेट अस स्टार्ट अ न्यू। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कोट मुझे बहुत उम्दा लगता है जब वो कहते हैं कि दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी दोनों को ख़त्म करनी चाहिए, बहुत कम कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, खास करके तब जबकि 2017 में भी उन्होंने एक बार कोशिश की थी? देखो, हर किसी की पहल, वो मोदी साहब करें, गृह मंत्री करें, मैं करूँगा, कोई दूसरे रीजन की बात है। पुडिंग कैसा है उसको खाने के बाद ही पता चलता है। ये मीठा था, इसमें कम मीठा था, ज़्यादा था। हलवा खाने के बाद पता चलेगा, दिखने से तो नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में कल का जो वातावरण, जिस वातावरण में बातचीत हुई दोनों तरफ से, सबसे बेस्ट ये है 2005 डाउनग्रेड स्टेट हुई, 370 खत्म हुआ, ये 2 हिस्से बन गए, फला हो गया, ये सब चीज़ हुई। हज़ारों लोग गिरफ्तार, कोई 16,000 कुछ गृह मंत्री ने बनाए, और उसमें कहा 16,000 कुछ तो छोड़ दिए गए हैं, कुछ रह गए हैं, चलो वो भी ठीक मान जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और की उन्होंने, सभी विपक्ष के, वो कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, सीपीएम हो, दूसरा है, उनकी मकान और सिक्योरिटी सब ले लिए। हमारे पास मकानों की कमी जमीन का जम्मू कश्मीर में नहीं है। हमारे महाराजा के वक्त में ही और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हर जगह बढ़ता है, 2 किस्म के सेटअप है। पीएन से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, एमएलए से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, यहाँ भी सेटअप है, वहाँ भी सेटअप है। जो सेटअप तकरीबन 30% अनयूज्ड है 30 साल से, जी, जब से मिलिटेंसी हुई, कम लोगों ने ऑक्युपाई किया उसको। ये सिक्योरिटी की जो खाली था अकोमोडेशन, ये वो बीजेपी वाला हो जम्मू में, वो कांग्रेस वाला जम्मू और कश्मीर, वो एनसी वाला जम्मू, जहाँ उन्होंने उसको ये मकान देते थे, उससे किराए लेते थे, बिजली का भी मकान, और मकान की मेंटेनेंस भी होती, वरना 6 महीने जम्मू कश्मीर में तो बर्फ में 6 महीने नहीं देखे तो मकान गिर जाएगा। दोनों का फायदा, और उनको सिक्योरिटी होती, और सिक्योरिटी थी भाई, एक्स एमएलए है, एमएलए है, एमपी है, ये है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक, ये एन ब्लॉक सबकी छीन ली अपोजिशन की और रूलिंग पार्टी की रखी, कि जो ठीक नहीं है। मिलिटेंसी स्टेट में आप 30 साल में कहीं हमारी सरकार रही, कहीं एनसी की रही, कहीं पीडीपी की रही, उसने इसको टेम्पर नहीं किया है। वो सिक्योरिटी का काम है जिसको जरूरत है। ये बहुत गलत काम हुआ था कल उसकी। तो ये अगर इसका पुडिंग में मजा खाने का है तो दिस शुड बी, भाई सब बराबर है? क्योंकि वो इलेक्शन कल आने हैं, तो कैसे जाएंगे लोग? सॉफ्ट मिलिटेंसी डाउन है, आउट नहीं है, क्योंकि सीज फायर का क्या है, तो सीज फायर की वजह से उधर से कम है, लेकिन जो अंदर है वो तो अपना एक्शन करते ही हैं, वो तो मारे ही जाते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो मैं ये देखता हूं कि इनको कहना चाहिए भाई सबकी सिक्योरिटी बहाल करो जैसे थी, और अगर वो हो जाए वो वरना क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी वहां टेंटों में पड़ी है, टेंट में क्या करेगा? वो ड्यूटी तो कम से कम देगा। साहब, मैं बहुत संक्षेप में इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि मेरा उस वक्त थोड़ा कम है। आपको लगता है ये एक बड़ी पहल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको खुद ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और पहले की पहल से थोड़ा फर्क होगा? ना देखो, उम्मीद ही कर सकते हैं, मोदी जी भी और गृह मंत्री सक्षम है ये सब चीजें करने के लिए, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, तो दोनों इसको आगे चला सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हलवा खाने का, पुडिंग खाने का मजा उसमें टेस्ट कैसा है खाने के बाद है। कहीं अभी अपोजिशन के पास तो कुछ कहना ना, उन्होंने कह दिया इलेक्शन और स्टेट हुड तो आपकी उसके बाद होगी डिलिमिटेशन, तो वो भी तुरंत नहीं होने वाली है। तो
तुरंत तो यही हो सकता है कि भाई आप घूमो अपने वोटर्स के पास, तुम 2 साल से नहीं गए हो, हैं, तो जाओ भाई, या सुरक्षित जगह पे वो तुम्हें मिलने आए और तुमको सिक्योरिटी दी, तुम अपने गाड़ी लेके घूमो, टॉक टू पीपल। तो ये एक बहुत बड़ा शुरुआत लगेगी, गुडविल लगेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नई चीज नहीं कर रहे हैं, जो ली है उसको वापस कर रहे हैं, अब नया कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस मीटिंग के बाद अभी राजनीति की दुकानें चलेंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, देखो राजनीति की जो दुकानें, देखो राजनीति वो एंटी गवर्नमेंट चीजें, देखो तमाम तरह की चीजें बोलते रहेंगे। देखो ये दुकानें हर राजनीतिक दल की चलती है, वो दिल्ली वालों की भी चलती है, उनकी भी चलती है, आप जानते हैं, और जिसकी मार्केटिंग अच्छी है उसकी ज्यादा चलती है। तो मैं उसमें आरोप नहीं दूंगा किसी को, बुनियादी तौर पर एक बॉटम लाइन होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हाँ, हिंदुस्तान के लिए मर मिटेंगे, ये बॉटम लाइन होनी चाहिए। बाकी सब अपनी अपनी, बड़े वाले बड़ी दुकान चलाते हैं, छोटे वाले छोटी दुकान चलाते हैं, कोई किराने की चलाता है, कोई होलसेल की चलाता है। हमारी रूलिंग पार्टी होलसेल चलाती है, रीजनल पार्टी किराने की चलाती है। बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बड़ा मजा आया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर पर हम एक बहुत बड़ी पहल बहुत जल्द देखेंगे। और बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।